Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IB Tutorials. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendra Vidyalaya Sangathan, and as we were discussing about Python libraries, so in the same sequence we will discuss about the most commonly used inbuilt library, that is Python standard library. हमने previous video में भी देखा that Python standard library includes many modules like math, C math, and then random statistics and lot more. So that is the main library which we commonly use in our programming as a beginner. So we are going to study about this library now, and the main modules that we are going to discuss are math, string and random. So let's start talking about the math module. I have a data element pi. You very well know what pi is, used to calculate area and perimeter of a circle and similar shapes like semicircle, etc. Then I have many functions. Lot more functions are there in this library, in this module, but the commonly used functions are min. Obviously, it, as the name suggests, it will return the minimum value. Max will give the maximum value. देख लेते हैं एक बार इन सभी functions को हम. So min will return the minimum value among ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, या फिर अगर मैं कोई सीक्वेंस पास करूँगी तो वो सीक्वेंस में भी जो वैल्यूज़ होंगी उनमें से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा. एंड येस, दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन बी ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स बट न्यूमरिक, राइट. Then max will give the maximum value. Then ABS is for finding out the absolute value. Absolute value क्या होती है? अगर मैं कोई भी इंटीजर पास कर रही हूँ तो उस irrespective of the sign कि उसका पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, जो उसकी वैल्यू होती है इज नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू. ये आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा. तो ABS फंक्शन विल गिव मी द एब्सोल्यूट वैल्यू. सील फंक्शन जो है वो किसी भी फ्लोट वैल्यू को राउंड अप करेगा, लेकिन उसकी सील वैल्यू देगा. मतलब अगर मैं 6.1 भी दूंगी तो उसकी जो अपर लिमिट है एज इंटीजर वो 7 है, तो सील विल गिव मी 7, राइट. सिमिलरली फ्लोर जो है वो उसकी लोअर लिमिट पे जो इंटीजर है उसकी वैल्यू को देगा. SQRT आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा. इट इज़ बट ऑब्वियस. तो एक बार सील और फ्लोर देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर अब मैंने 6.7 वैल्यू दी है, तो 6.7 का जो सील वैल्यू है दैट इज़ 7 एंड जो फ्लोर वैल्यू है दैट इज़ 6, राइट. कि मतलब इसका जो अपर लिमिट है एज इंटीजर इज़ 7 और जो लोअर लिमिट है वो है 6. 6.7 इज़ अ फ्लोट वैल्यू इन बिटवीन 6 एंड 7, राइट. तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे. मूविंग ऑन, स्ट्रिंग मॉड्यूल है देन फिर हमारे पास, और स्ट्रिंग मॉड्यूल में आई हैव दिस मच ऑफ, ये सब मेरे डेटा एलिमेंट्स हैं. स्काई लेटर्स, स्काई लोअर केस, स्काई अपर केस, डिजिट्स, हेक्साडेसिमल, हेक्सा डिजिट्स, ऑक्ट डिजिट्स एंड पंक्चुएशंस. तो ये सब क्या है? स्काई लेटर्स आर स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल स्काई लेटर्स जो भी मैं पाइथन में यूज़ करती हूँ. लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स है, राइट. सिमिलरली लोअर केस के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कलेक्टिवली मेरी ये स्ट्रिंग बनाएंगे, स्काई लोअर केस. देन आई हैव स्काई अपर केस. डिजिट्स में मेरे सारे डिजिट्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then hexa digits is for denotion of hexadecimal digits. Oct digits वो octal digits के लिए है. Punctuations है. ये सब के सब मेरे डेटा एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल के. कैप वर्ड्स जो है ये मेरी जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, सेपरेटर इज़ अगेन ऑप्शनल और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन होती है. तो ये मेरी स्ट्रिंग को, अगर मैं कोई सेंटेंस फॉर्म में कोई स्ट्रिंग लिखी है मैंने, उसको सेपरेट आउट करेगा और कैपिटलाइज करेगा फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. इसको एक बार हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इंपोर्ट की एंड देन आई हैव प्रिंटेड ऑल दीज डेटा एलिमेंट्स. और यहाँ पे देखो मैंने कैप वर्ड्स किया है, वेलकम टू CS एंड IP ट्यूटोरियल्स, राइट. तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा और फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड उसको कैपिटलाइज कर देगा एंड देन इट विल प्रिंट. तो ये देखो यहाँ पे मेरा ये प्रिंट हुआ, वेलकम टू CS एंड IP ट्यूटोरियल्स. बाकी ये आप देख ही सकते हो, स्काई लेटर्स में मेरे सारे लेटर्स आ गए हैं, कैपिटल और स्मॉल बोथ केसेस में.
स्काई लोअर केस में मेरे सारे स्मॉल लेटर्स आ गए हैं, स्काई अपर केस में मेरे सारे कैपिटल लेटर्स आ गए हैं, फिर ये मेरे डिजिट्स आ गए, पंक्चुएटर्स आ गए. सो नथिंग न्यू इन दिस. और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. अब नेक्स्ट जो हम मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रैंडम मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आपका आएगा ही आएगा पेपर में आउटपुट फाइंडिंग के रिगार्डिंग. तो इसको एक बार समझ लो. ये रैंडम, सबसे पहली बात होता क्या है, रैंडम मीन्स एब्रप्टली कुछ भी. लाइक जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें द डाइस वी थ्रो विल गिव यू एनी नंबर इन बिटवीन 1 to 6. 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर उसमें आ जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये नंबर क्यों आया. ठीक है. तो रैंडम नंबर मतलब कि किसी एक रेंज के बीच में कोई भी मेरे को रैंडमली कोई नंबर जनरेट करना हो, जनरली गेमिंग में यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे. ठीक है. तो जो सबसे पहला फंक्शन है इसका दैट इज़ रैंडम, और वो क्या जनरेट करता है, एक फ्लोट वैल्यू जनरेट करता है इन द रेंज 0 to 1. मतलब 0 और 1 ये मेरे दोनों इंटीजर्स हो गए, इसके बीच में कोई फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा मेरा रैंडम नंबर. देन आई हैव रैंड इंट जो कि इंटीजर जनरेट करेगा. रैंडम तो आपका रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है एंड दैट ऑल्सो 1 से छोटा. ठीक है. और रैंड इंट जो है वो मेरा इंटीजर जनरेट करेगा, और इसकी अपर और लोअर लिमिट मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ. ए और बी ये जो मेरी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स, राइट. तो ए और बी में जो भी मैं इंटीजर पास करती हूँ इंक्लूडिंग बोथ दीज इंटीजर्स, मेरा कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा इन केस ऑफ रैंड इंट. लाइक अगर मेरे को डाइस का कोई गेम डिज़ाइन करना है तो मैं रैंड इंट 1,6 लिख सकती हूँ. तो 1 और 6 के बीच में कोई भी इंटीजर मेरा रैंडमली जनरेट हो जाएगा. देन आई हैव रैंड रेंज फंक्शन, और रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने रेंज फंक्शन में भी यूज़ की थी. ठीक है. हमने फॉर लूप जब पढ़ा था तो उस टाइम पे रेंज फंक्शन पढ़ा था. वो स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा, स्टॉप -1 से वो ख़त्म करेगा, और स्टेप वैल्यू जो कि ऑप्शनल होती है वो आप उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप करेगा. तो ये जो रेंज फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें से कोई भी रेंडमली एक इंटीजर जो है वो आपका रैंड रेंज फंक्शन रिटर्न करेगा. ठीक है. देन यू हैव रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और इस केस में क्या होगा कि कोई फ्लोट वैल्यू जनरेट होगी इन बिटवीन द रेंज ए एंड बी. अगर रैंड इंट कर रहे थे तो इंटीजर जनरेट हो रहा था, अगर यूनिफॉर्म करोगे तो फ्लोट वैल्यू जनरेट होगी. और रैंड रेंज फंक्शन क्या करेगा, वो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप डेमो पे, और मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट रैंडम एज आर. ठीक है. मुझे एलियास नेम यूज़ करने की आदत है टू रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ टाइपिंग. शॉर्ट कर लेती हूँ नाम को. अब चलिए हम प्रिंट करते हैं r.random. तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा. ठीक है. और हम प्रिंट कर लेते हैं r.rand int लेट्स से 1,5. तो ये 1 और 5 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके देगा. ठीक है. और अगर मैं प्रिंट करती हूँ r.rand range, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1,10,2. तो अब देखो जो मेरा रेंज फंक्शन है,
रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है मेरा? रेंज 1, 10, 2 will give the numbers 1, 3, then 5, then 7, then 9, राइट। तो जो मेरा रैंड रेंज फंक्शन है वो 1, 3, 5, 7, 9 में से ही कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करके मुझे दे देगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखो, अब अभी इसने ये वैल्यूज़ जनरेट की हैं एंड एवरी टाइम आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट इज़ गोइंग टू जनरेट डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, बिकॉज दीज आर रेंडमली चूज्ड वैल्यूज़। इनका कोई लॉजिक नहीं है कि ये नंबर क्यों जनरेट हुआ, राइट। अब मैं एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यू कैन सी हेयर, अब ये नंबर फिर से जनरेट हो गया, बट यू कैन सी कि इसमें जो मेरी वैल्यूज़ जो जनरेट हो रही हैं इट इज़ फ्रॉम दिस लिस्ट ओनली। 1, 3, 5, 7, 9 में से ही कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी और कोई वैल्यू जनरेट नहीं होगी। ठीक है, एक हमारा रह गया था, सॉरी, यूनिफॉर्म, उसको भी देख लेते हैं। प्रिंट आर डॉट यूनिफॉर्म और मैं ले लेती हूँ 1,5 लेट्स से। अब ये 1 और 5 मैंने इंटीजर दिए हैं, लेकिन जो मेरे को रैंडम नंबर जनरेट होके मिलेगा दैट विल बी फ्लोट, यू कैन सी हेयर, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बेसिस पे, ये रैंडम जो आपका मॉड्यूल है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन के आते हैं। एक सैम्पल क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ एंड देन यू ट्राई द क्वेश्चंस एंड इन केस ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी वॉट एवर द वे। यहाँ पे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने इंपोर्ट किया रैंडम को, देन मैंने किया पिक, एक वैल्यू ली है जिसमें मैं एक रैंडम इंटीजर जनरेट करवा रही हूँ इन द रेंज 0 to 3, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके कारण मेरी पिक की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? पिक को या तो वैल्यू मिलेगी 0 या फिर 1, मतलब 0 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू रेंडमली जनरेट होगी यहाँ से, विच विल बी असाइन टू पिक। सो द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पिक आर 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पर लिस्ट ली है सिटी, उसमें मैंने अपनी मेट्रो सिटीज़ का नाम डाला। अब मैं लूप चला रही हूँ फॉर आई इन सिटी, और फिर इसमें इनर लूप है फॉर जे इन रेंज 1, पिक। ठीक है, अब रेंज 1, पिक मतलब अब हम इसकी पिक की चारों पॉसिबल वैल्यूज़ को देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने 1, 0 किया, लेट्स से पिक की वैल्यू जनरेट हुई है 0, ठीक है। तो अगर मैं 1, 0 कर रही हूँ तो मेरा ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर जे इन रेंज 1, 0 मेरा 1 से स्टार्ट होगा, 0 पे एंड होना चाहिए, 0 - 1 पे, तो वो ऑलरेडी एंड ही हो गया वो एक तरीके से, तो ये मेरा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी पिक की वैल्यू 1 जनरेट होती है तो फॉर जे इन रेंज 1, 1 उस केस में भी मेरा ये इनर लूप नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेरी स्टॉप वैल्यू होती है उससे -1 तक हम चलते हैं, और -1 ऑलरेडी 0 हो गया और मुझे स्टार्ट करना है 1 पे, तो लॉजिकली वो मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। मतलब मेरा जो जे लूप है वो एग्जीक्यूट होगा ओनली फॉर द वैल्यूज़ ऑफ पिक 2 and 3। मतलब ये इनर लूप मेरा खाली जब ही एग्जीक्यूट होगा जब मेरी पिक की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी, राइट। तो जब मेरी पिक की वैल्यू 2 होगी तो मेरा इनर लूप कितनी बार चलेगा? 1, 2 में वो ओनली 1 टाइम चलेगा, क्योंकि 2 - 1 मतलब मैं 1 से 1 तक ही ये लूप चलाऊंगी, तो एक ही बार चलेगा। और अगर पिक की वैल्यू 3 जनरेट होती है तो 1, 3 - 1 मतलब 2, तो 2 बार मेरा ये इनर लूप चलेगा। और मेरी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इनर लूप के अंदर ही है, मतलब जो मैं आई को प्रिंट करवा रही हूँ वो इनर लूप में है। आउटर लूप में तो जो ये मेरी प्रिंट स्टेटमेंट है ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखो, दिस इम्प्लाइज दैट इफ पिक इज इक्वल टू 0 और पिक इज इक्वल टू 1 नथिंग विल गेट प्रिंटेड। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि मेरा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, अगर पिक मेरा 2 है तो मेरा इनर लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, और उस केस में
every I will get printed once. ठीक है, और अगर मेरी पिक की वैल्यू 3 होगी तो मेरा इनर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तो एवरी आई विल गेट प्रिंटेड ट्वाइस. तो इन केस पिक की वैल्यू 0 है, नो आउटपुट. इन केस पिक की वैल्यू 1 है, अगेन नो आउटपुट. इन केस पिक की वैल्यू 2 है तो आई विल गेट द आउटपुट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. ठीक है, आउटर लूप एक बार चलेगा और उसमें इनर लूप एक बार चलेगा, तो एक एक बार मेरी ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी. एंड इन केस मेरी पिक की वैल्यू 3 है तो इनर लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड ट्वाइस, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता. सो दीज आर द पॉसिबल आउटपुट फॉर दिस कोडिंग. आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जितने भी आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में या सैम्पल पेपर में देखो, तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 2 नंबर का इन द फाइनल एग्ज़ाम, जिसमें आपको एक कोडिंग दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, कोई भी 2 पॉसिबल आउटपुट बता दीजिए, या फिर आपको कोडिंग दी जाएगी और उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे हैं जो इस कोडिंग के लिए पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं. Similar kind of questions. So you go and try these questions, and in case of doubt you can email me. Thank you so much. This is all about Python libraries.